Hello everyone, welcome to NEET Sarthi Kota. Myself Rao Bharti, your chemistry faculty graduated from IIT Guwahati. आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ आयनिक इक्विलिब्रियम। देखो, क्योंकि आपका नीट का एग्जाम बहुत नजदीक आ रहा है ना, और आयनिक इक्विलिब्रियम एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको साल भर से दिक्कत रही होगी। तो आज मैं आपको वन शॉट के अंदर बेटा पूरा लेक्चर जो हम करने वाले हैं उसके अंदर आयनिक इक्विलिब्रियम समझेंगे, एक्चुअल में सीखेंगे। इस वीडियो को, इस वन शॉट को तुम्हें देखने मात्र नहीं देखना है कि हाँ ठीक है सामने मैंने यूट्यूब चला रखा है, यूट्यूब पे वीडियो आ गई और मैंने देख ली, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आप इसको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक शांति से सुन के समझेंगे तो आपके आयनिक इक्विलिब्रियम के आई एम प्रीटी श्योर के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। कुछ इस तरीके से आपको क्वेश्चन समझाए जाएंगे, इस तरीके से जितनी भी वैरायटी है पीएच कैलकुलेशन की, सारे वैरायटीज के अंदर, सारे टाइप्स के अंदर डिफरेंशिएट करना मैं आपको सिखा दूंगी कि आप जब भी क्वेश्चन देखो तो ये आइडेंटिफाई करने में आपको दिक्कत ना हो कि ये बफर का क्वेश्चन है या सॉल्ट का क्वेश्चन है या इसके अंदर क्या कैलकुलेट करना है। तो आज का लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जिन जिन बच्चों को आयनिक इक्विलिब्रियम से भय लगता है, डर लगता है, आज उनका डर खत्म हो जाएगा अगर वो इस लेक्चर को ध्यान से सुन के समझेंगे। बेटा अगर कोई भी चीज तुमने नॉर्मली निकाल दी तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है? तो लास्ट तक मेरे साथ बने रहना है। यहाँ पर मैं आपको कराऊंगी पूरा का पूरा आयनिक इक्विलिब्रियम, कराऊंगी नहीं, समझाऊंगी और सिखाऊंगी किस तरीके से आप डिफरेंशिएट करने वाले हैं बेटा, क्वेश्चंस को कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं हमारा सेशन आज यहाँ से बेटा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स की। सबसे बेसिक चीज है लेकिन पूरे चैप्टर के अंदर यूज होता है, तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन सा इलेक्ट्रोलाइट जो है वो वीक है या स्ट्रॉन्ग। देखो इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर भी बेटा हमें तीन कैटेगरी दी जाती हैं। पहली कैटेगरी आपकी एसिड्स की होती है, दूसरी आपकी कैटेगरी बेस की होती है, एंड तीसरी जो कैटेगरी होती है बेटा इलेक्ट्रोलाइट में वो सॉल्ट की होती है, ठीक है? अब एसिड भी आपका वीक है या स्ट्रॉन्ग है, बेस आपका वीक है या स्ट्रॉन्ग है, सॉल्ट आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है या वीक है, ये सब समझने के लिए आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है? अब देखो बेसिक जो हमारी क्लासेस होते हैं ना 8वीं 9वीं 10वीं, उसमें हमें एग्जांपल्स इस तरीके से याद करवा दिए जाते हैं कि हमें पता रहता है। अब मैं तुमसे पूछूं कि HCl कैसा एसिड है तो तुम बोलोगे स्ट्रॉन्ग एसिड है। मैं तुमसे पूछ लूं H2SO4 कैसा एसिड है, तुम बोलोगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड है। मैं तुम्हें बोलूं कि CH3COOH कैसा एसिड है, तुम बोलोगे वीक एसिड। यानी कि तुम्हें खुद एक अंदर ही अंदर आइडिया है कि कौन सा वीक होने वाला है, कौन सा स्ट्रॉन्ग होने वाला है। बेसिकली अगर मैं मेनली डिफरेंशिएट करूं तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आते हैं वो वीक के कंसीडर किए जाते हैं, और जो नॉर्मली हमारे इनऑर्गेनिक वाले होते हैं उनको अपन किस में कंसीडर करते हैं, स्ट्रॉन्ग के अंदर। लेकिन बेटा ये जो स्ट्रॉन्ग और वीक का पैरामीटर है ना, ये कंपैरिजन है कि तुम किससे कंपेयर कर रहे हो। मान लो अगर मैं कंपेयर कर रही हूं यहाँ पर HCl एंड H2SO4, इधर लिखते हैं बेटा थोड़ा सा। अगर मैं तुमसे पूछूं कि HCl एंड H2SO4 कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है, तो आप क्या बताओगे? वैसे तुम्हारे हिसाब से तो दोनों ही एसिड स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मैं केवल इन दोनों का कंपैरिजन करवा रही हूं, तो यहां पर क्या होगा, HCl क्या होगा बेटा, वीक होगा, और H2SO4 क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। इट इज वेरी ऑब्वियस। बात आई समझ में? तो ये एक कंपैरिजन होता है दो चीजों का जिसमें तुम्हें स्ट्रॉन्ग और वीक देखना होता है। CH3COH, CH3COO होल ट्वाइस CA, ये जितनी भी चीजें ना ऑर्गेनिक वाली उनको अपन वीक में कंसीडर करते हैं। तो स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट होपफुली आपको याद है कि कौन कौन सी चीजें स्ट्रॉन्ग में कंसीडर करनी है, कौन सी वीक में कंसीडर करनी है। मैं तुम्हें क्वेश्चंस में आइडेंटिफाई करना बताती हूँ कि तुम्हें क्वेश्चन में कैसे देखना। अगर तुम्हें क्वेश्चन के अंदर बेटा ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन के अंदर Ka एंड Kb वैल्यू गिवन होंगी बेटा, Ka एंड Kb वैल्यू गिवन होंगी, इसका मतलब वहां पर जो एसिड दिया गया है वो वीक एसिड है, एंड जो बेस दिया गया है वो वीक बेस है। और अगर Ka और Kb वैल्यू नहीं गिवन है, इसका मतलब वहां पर वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है बेटा। मुझे नहीं पता तुम्हें याद है एग्जांपल्स या नहीं है, लेकिन मैंने तुम्हें क्वेश्चंस में कैसे आइडेंटिफाई करना है ये चीज बता दी कि अगर क्वेश्चन में एसिड दे रखा है, कोई भी रैंडम एसिड, तुम्हें पता भी नहीं है, तुमने जिंदगी में कभी नहीं देखा,
तो अगर उस एसिड का Ka वैल्यू दिख रहा है ना तुम्हें, Ka या pKa वैल्यू, इसका मतलब वो वीक की कैटेगरी में डालना, नहीं गिवन है यानी कि वो स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में डालना है, बात खत्म। पहली चीज यहाँ पर खत्म होती है बेटा, ठीक है। नॉर्मली अगर तुम डेफिनेशंस के थ्रू जाओ बेटा, जो कि तुम अभी तक पढ़ते भी आ रहे हो, मैं भी तुम्हें बता सकती हूँ, लेकिन वो तुम्हें पता भी है, अपना मेन मोटिव है क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करना। स्टिल अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन तुम्हें जाननी है तो इलेक्ट्रोलाइट्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनको पानी में डालते ही कंप्लीटली वो सब्सटेंस आयंस में टूट जाता है, उसको अपन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, कंप्लीट आयनाइज हो गया। जैसे कि मैंने HCl को पानी में डाला, HCl को पानी के अंदर डाला तो वो टोटली H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में टूट के चला गया बेटा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट बेटा जो कंप्लीट आयनाइज नहीं होते हैं, CH3COOH बेटा, CH3COO नेगेटिव प्लस में H पॉजिटिव, ये आपका वीक एसिड है। वीक का मतलब इट इज नॉट डिसोशिएटिंग 100%, यहां पर ये आयंस की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है और ये खुद अपनी इस कंप्लीट फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है बेटा। तो इसका क्वेश्चन में आपको Ka वैल्यू मेंशन होगा, दैट मीन दिस इज वीक बेटा। Ka का मतलब क्या होता है, अरे मैम केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ना। तो ऑब्वियस सी बात है ये चीज कब आएगी डिनोमिनेटर में, रिएक्टेंट कब आएगा, जब वो रिएक्शन का हिस्सा होगा, जब वो कंप्लीट डिसोशिएट नहीं हुआ होगा, वो भी एग्जिस्ट कर रहा होगा सॉल्यूशन के अंदर। बात आ गई समझ में। नॉन इलेक्ट्रोलाइट बेटा जो बिल्कुल भी डिसोशिएट नहीं होते हैं, जैसे यूरिया हो गया, शुगर होगा, ग्लूकोज हो गया, एटसेट्रा, दीज आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट, दे डोंट ब्रेक डाउन इनटू आयंस आफ्टर पुटिंग देम इन द वाटर सॉल्वेंट, ठीक है। बात आ गई समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। इस कॉन्सेप्ट के अलावा देखो इस चीज को समझो, मैंने यहाँ पूरी वैरायटी ले दी है बेटा आपके लिए, ठीक है, ये मैंने आपकी पूरी वैरायटी ले दी है। हमें पूरे चैप्टर के अंदर बस ये 8 चीजें देखनी है, 3 और 2 5 और ये 3 8 चीजें, ये 8 चीजों की पीएच कैलकुलेशन करनी है तुम्हें। अगर इनका डिफरेंस तुम्हें समझ आ गया ना तो तुम आसानी से पूरा चैप्टर कवर कर सकते हो। जैसे कि सबसे पहला स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस अगर आपको गिवन है तो आप H आयंस कैसे निकालेंगे, आप पीएच कैसे निकालेंगे। पीएच क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन का स्केल होता है 0 से 14 के बीच में 25 डिग्री सेल्सियस पे, जो कि हमें कोई सॉल्यूशन कितना एसिडिक है या बेसिक है इसके बारे में बताता है। ये कॉमन सेंस वाली बात है जो हमें पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं पीएच अगर मुझे कैलकुलेट करनी है स्ट्रॉन्ग एसिड की या स्ट्रॉन्ग बेस की तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, वीक एसिड या वीक बेस की निकालनी है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड मिक्सचर्स, मैंने मिक्सचर ले लिए स्ट्रॉन्ग एसिड्स के तो पीएच कैसे कैलकुलेट करेंगे, या स्ट्रॉन्ग बेसिस के मिक्सचर ले लिए तो पीएच कैसे कैलकुलेट करेंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का अगर मैंने मिक्सचर ले लिया ना तो मैं कैसे पीएच कैलकुलेट करूंगी, कि मेरे पास एक HCl दे दिया, एक CH3COH दे दिया, दोनों का मिक्सचर है, कैलकुलेट करो पीएच, कैसे कैलकुलेट करेंगे। आई बात समझ में। फिर हम बात करते हैं बेटा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस की, एक एसिड एक बेस, उन दोनों को मिलाया तो क्या बनेगा, उसका पीएच कैसे कैलकुलेट करेंगे। फिर हम बात करते हैं वीक एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस, है ना, कि एक वीक एसिड एक स्ट्रॉन्ग बेस है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है, एक वीक बेस है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, इनका अगर मिक्सचर आ जाए तो पीएच कैसे कैलकुलेट करेंगे, और दोनों वीक एसिड और वीक बेस है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर मैं तुम्हें ये लास्ट की 2 चीजें समझाने में सक्षम हो पाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर जाना कि यार मैम वास्तव में पूरा साल हो गया पढ़ते पढ़ते लेकिन ये चीज समझ नहीं आई। मैं आपको इन 2 चीजों के बारे में आइडेंटिफाई करना बता दूंगी केवल इन हेडिंग्स की वजह से। मैं तुम्हें बफर नहीं पढ़ाने वाली, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस नहीं पढ़ाने वाली, मैं आपको बस इन हेडिंग्स के थ्रू चीज समझाऊंगी बेटा, ध्यान से देखना, ठीक है। देखो सबसे पहले मैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की बात कर लेती हूँ, ध्यान से देखेंगे। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर यानी कि बेटा KW, ठीक है। KW क्या होता है हमारे, H आयन इंटू OH आयन की कंसंट्रेशन। इसकी वैल्यू एट 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर सबको पता है कि KW की वैल्यू 10⁻⁻14 होती है बेटा, ठीक है। KW की वैल्यू 10⁻⁻14 होती है। जैसे जैसे तुम टेम्परेचर बढ़ाते हो एट 90 डिग्री सेल्सियस तो आपकी KW की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाती है, जो कि 10⁻⁻12 हो जाती। क्लियर है। अब यहां पर हम बात करते हैं बेटा H आयन
की कंसंट्रेशन का अगर माइनस लॉग कर देते हैं तो उसको अपन क्या लिखते हैं, पीएच लिखते हैं। अगर मैं OH आयन की कंसंट्रेशन का माइनस लॉग कर दूं बेटा तो इसको अपन क्या कहते हैं, POH कहते हैं। अगर KW की वैल्यू का माइनस लॉग कर दे तो इसको अपन PKW लिखते हैं। तो इस वाली एक्सप्रेशन में अगर मैं दोनों साइड माइनस लॉग से मल्टीप्लाई करती हूं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस लॉग KW इट इज इक्वल टू माइनस लॉग H आयन कंसंट्रेशन इंटू OH आयन कंसंट्रेशन। अब लॉग के अंदर अगर A इंटू बी है तो क्या होता है, लॉग A प्लस लॉग बी, और माइनस साइन को साथ साथ रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस लॉग KW को लिखा PKW इज इक्वल टू माइनस लॉग H आयन एंड माइनस लॉग OH आयन बेटा। इसको लिखेंगे PH, इसको लिखेंगे POH। तो PKW इट इज इक्वल टू PH प्लस POH, और बेटा जी KW की वैल्यू 10⁻⁻14 थी 25 डिग्री सेल्सियस पे, तो इसका माइनस लॉग करेंगे तो 14 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 14। तो आपके पास ये फॉर्मूला हो गया। क्वेश्चन के अंदर टेम्परेचर जो मेंशन होगा बेटा उसके अकॉर्डिंग करेंगे, बट नॉर्मली जो भी हम पीएच कैलकुलेशन करते हैं वो कौन से टेम्परेचर पर करते हैं, वो करते हैं रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पे। अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो अंडरस्टूड है कि वो 25 डिग्री सेल्सियस की कैलकुलेशन आपसे करवा रहा है, ठीक है। कोई एक आधा क्वेश्चन ही ऐसा होता है जो 90 डिग्री सेल्सियस को मेंशन करके दिया जाता है बेटा। अब आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास प्योर वाटर के लिए बेटा H आयन एंड OH आयन की कंसंट्रेशन बराबर होती है। इन्हीं चीजों को पुट करते हुए हम लिखते हैं कि H आयन की कंसंट्रेशन OH आयन की कंसंट्रेशन के बराबर 10⁻⁻7, और pH कितना होता है बेटा, 7 होता है। ये बेसिक चीजें जो बच्चे को भी याद रहते हैं, क्योंकि किसी भी चैप्टर के पहले 3 पेज तो हम हमेशा याद करके ही चलते हैं, उसके बाद समझने में दिक्कत आती है ना, चीजें टिपिकल तो बाद में आती हैं, स्टार्टिंग तो हम कर ही लेते, जैसे तैसे तीसरे चौथे पेज तक हम पहुंच ही जाते हैं। तो ये चीज तो आपने रट्टा भी मार रखी हो। अगर मैं तुमसे पूछ लूं कि 90 डिग्री सेल्सियस के ऊपर अगर आपसे प्योर वाटर के लिए बेटा, प्योर वाटर के लिए अगर 90 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पीएच या POH पूछी जाए तो कितनी होगी, सबको याद है मैम, इट विल बी 6, क्योंकि न्यूट्रल कंसंट्रेशन 10⁻⁻6 हो जाएगी यहाँ पर, है ना। H आयन इंटू OH आयन, किसी एक को सब्सटीट्यूट करो, H आयन लिखो, स्क्वायर हो गया, उधर रूट कर दो, कंसंट्रेशन निकल जाती है। तो ये चीजें हम सबको क्लियर है बेटा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखो पीएच कैलकुलेशन करनी है स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस की, तो पीएच होती है बेटा माइनस लॉग ऑफ H आयन, POH अगर बेस गिवन है तो कैलकुलेट करते हैं माइनस लॉग ऑफ OH आयन की कंसंट्रेशन, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं एग्जांपल्स के तौर पर देखूं बेटा, तो HCl जो स्ट्रॉन्ग एसिड है H आयन प्लस में Cl माइनस आयन, तो इधर जितना HCl का कंसंट्रेशन होगा उतना H आयन का कंसंट्रेशन हो जाएगा। मान लो ये 0.1 था तो ये भी 0.1 हो जाएगा। ध्यान से समझते हुए जाना बेटा, ठीक है। अब मान लो मैं तुम्हें ये बोलूं कि H2SO4 है, वो हमें दे रहा है 2H आयन प्लस SO4 2 नेगेटिव, तो बेटा जी एसिड को देखते ही डायरेक्ट यहाँ वाली कंसंट्रेशन इसमें पुट मत कर देना। क्यों? क्योंकि मैम हम यहाँ कंसंट्रेशन किसकी लिख रहे हैं बेटा, H प्लस आयन की लिख रहे हो, और यहाँ पर H प्लस आयन कितना है, 2 इंटू H प्लस आयन, यानी कि अगर इसकी कंसंट्रेशन 0.1 है तो इसकी 2 इंटू 0.1 हो जाएगी। सिमिलरली अगर मैं बात करूं बेरियम हाइड्रोक्साइड की BaOH होल ट्वाइस, जो कि 0.1 मोलर गिवन है, तो यहां पर हम क्या करेंगे बेटा, मैम इसको जब तोड़ेंगे आयंस में तो ये Ba+2 होगा और प्लस में 2OH माइनस होगा। हाँ बिल्कुल सिंपल। तो इसमें टोटल OH माइनस आयंस की कंसंट्रेशन कितनी होगी मैम, 2 इंटू 0.1 बेटा, ये वाली कंसंट्रेशन यहां पुट की जाएगी। बात आई समझ में। दूसरा एक और वैरायटी का जो क्वेश्चन बनता है स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस में, वो देखो बेटा, ध्यान से सुनना जो समझा रहे हो। यहां तुम क्या पुट करते हो, कंसंट्रेशन पुट करते हो। अगर मैं तुम्हें ये बोलूं ध्यान से देखिएगा, अगर मैं आपको ये कहूं कैलकुलेट pH ऑफ
10⁻⁻2 molar HCl solution which is diluted to 500 ml. 10⁻⁻2 मोलर 100 ml HCl सॉल्यूशन था बेटा मेरे पास, जिसको मैंने डाइल्यूट कर दिया है कितना, 500 ml. अब निकालो तुम यहाँ पर pH. तो देखो इसमें तुम क्या करोगे बेटा, आपको निकालना क्या है, pH. pH के लिए क्या चाहिए, HIN की कंसंट्रेशन. HIN की कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे, देखिए मैम, कंसंट्रेशन क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम. ठीक है, नंबर ऑफ मोल बेटा, नंबर ऑफ मोल कितने हैं यहाँ पर, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम. तो ये हुआ मोलरिटी इनटू इनिशियल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय इसको डाइल्यूटेड टू 500 ml, यानी कि पहले 100 ml सॉल्यूशन था, अब मैंने उसको 500 ml सॉल्यूशन कर दिया. तो यहाँ पर फाइनल वॉल्यूम लिखेंगे बेटा. बात समझो इसको कि जब मैं ऐसे क्वेश्चंस में pH कैलकुलेट कर रही हूं, देन आई विल नॉट टेक दिस वैल्यू ऑफ कंसंट्रेशन, आई विल टेक न्यू वैल्यू ऑफ कंसंट्रेशन, क्योंकि अब मैंने इसको डाइल्यूट किया. और जब वॉल्यूम चेंज करते हो ना तो कंसंट्रेशन भी चेंज होती है. क्या चीज चेंज नहीं होती, वो है आपका नंबर ऑफ मोल्स बेटा. तो यहाँ मोलरिटी मेरी 10 की पावर -2 इनटू में वॉल्यूम मेरी 100 ml और डिवाइडेड बाय फाइनल वॉल्यूम 500 ml. दोनों ml में है तो लीटर में कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, करो भी ये तो कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा बेटा, 2 × 10⁻³ दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ HIN दैट यू विल पुट इन pH फॉर्मूला. pH क्या हो जाएगा अब इसका, -log of 2 × 10⁻³ बात आगे समझ में, इन चीजों का ध्यान रखना है बेटा. तो यहाँ पर हमारा कॉन्सेप्ट खत्म होता है स्ट्रॉन्ग एसिड का या स्ट्रॉन्ग बेस का. एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है 10⁻⁻2 मोलर H2SO4 या फिर 10⁻³ मोलर ऑफ CaOH होल ट्वाइस. तो तुम्हें पता है इधर OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन कितना आएगा, 2 × 10⁻³ और इधर HIN का कंसंट्रेशन कितना आएगा बेटा, 2 × 10⁻². इधर से हम क्या निकालते हैं, POH निकालते हैं -log of 2 × 10⁻³ करके. और बेटा जी pH कैसे निकालेंगे फिर, 14 - POH. ये चीज मैम जानते हैं, ये हमने सीखा है, आता है ना ये, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, वेरी गुड बेटा. अब आगे बढ़ो, यहाँ पर मैंने एक वैरायटी कराई तुम्हें, क्या, pH कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर स्ट्रॉन्ग बेस दे रखा है. ध्यान रखिएगा कंसंट्रेशन का, इफ यू आर चेंजिंग द वॉल्यूम कंसंट्रेशन विल बी चेंज्ड. और यहाँ फिर जो कंसंट्रेशन लेंगे ना वो नई वाली कंसंट्रेशन लेनी है, इस चीज को ध्यान में रखना है. आगे बढ़ो. वीक एसिड या वीक बेस बेटा, मान लो कोई भी एसिड है, ठीक है, यहाँ पर मैं मान लेती हूँ CH3COH इज इन इक्विलिब्रियम विद CH3COO नेगेटिव और प्लस में H प्लस बेटा. तो तुम्हें पता है इनिशियल अगर इसकी C कंसंट्रेशन थी, ये C - C अल्फा हो जाएगा. C अल्फा देखो बेटा नॉर्मली क्या होता है यहाँ पर ये C में से X डिसोशिएट हुआ, ये X बना, ये X बना बेटा. अब हमारे पास अल्फा क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोशिएशन क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी अल्फा होता है डिसोशिएटेड मोल्स डिवाइडेड बाय इनिशियल जो कि C है बेटा. तो X को अपन लिखते हैं C अल्फा, इसीलिए आपने नॉर्मली देखा होगा हर जगह हम क्या लिखते हैं कि ये C - C अल्फा, ये भी C अल्फा और ये भी C अल्फा. अब देखो ऑब्वियस सी बात है ये वीक एसिड है तो बेटा Ka तो होगा ही होगा इसका, और जब Ka है तो C अल्फा इंटू C अल्फा डिवाइडेड बाई बेटा C इंटू 1 - अल्फा. मैंने यहाँ से C को कॉमन निकाल लिया 1 - अल्फा, तो ये C से C कैंसिल बेटा. तो इधर आपका बच गया C अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 - अल्फा. अब मैं अगर बोलूं कि अल्फा इज लेस देन 0.5 बेटा, या फिर हम ये बोल दे कि अल्फा इज लेस देन 5% 0.05 बेटा, या फिर हम ये बोले कि 5% जो वैल्यू गिवन है उसकी 5% से अगर कम है तो मैं इसको नेग्लेक्ट कर सकती हूँ. 1 - अल्फा इज लगभग इक्वल टू 1 बेटा.
तो इधर से फिर हम क्या लिख सकते हैं मैम, के ए आपका हो जाएगा सी अल्फा स्क्वायर, और अल्फा की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट के ए डिवाइडेड बाई सी, और इसी को हम क्या बोल देते हैं, इसी को मैं बोल देती हूँ ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लो। क्या बोलती हूँ बेटा, ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लो, कि अगर मैंने कंसंट्रेशन को बढ़ाया तो अल्फा घटेगा, या फिर मैं ये कहूं कि अगर मैंने कंसंट्रेशन को घटाया, कंसंट्रेशन घटाने का मतलब डाइल्यूशन करना बेटा, कंसंट्रेशन घटाने का मतलब उस सॉल्यूशन को डाइल्यूट करना, उसके अंदर सॉल्वेंट ऐड करना। तो ऑन डाइल्यूशन यानी कि ऑन डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन योर अल्फा वैल्यू इंक्रीजेस, योर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीजेस। ये जो वीक एसिड है ना, अगर इसकी कंसंट्रेशन को और कम कर दूं, सॉल्वेंट मिला मिला के यानी कि इसको डाइल्यूट करती रहो, तो इसकी अल्फा की वैल्यू बढ़ती रहेगी। दिस इज योर ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लो। बात आई समझ में? तो यहां पर बेटा एक रिलेशन समझ आ गया कि अल्फा इज इक्वल टू अंडर द रूट के ए बाई सी होता है। के ए आपको गिवन होगा किसी भी वीक एसिड के लिए, कंसंट्रेशन भी आपको गिवन होगी, अल्फा निकाल सकते हैं बेटा। अब मैम हम अल्फा थोड़ी निकाल रहे, हम तो पीएच निकाल रहे हैं। तो हाँ, मैंने कब मना किया, पीएच नहीं निकाल रहे। पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ एच आयन कंसंट्रेशन, और इधर एच आयन की कंसंट्रेशन कितनी है, सी अल्फा, माइनस लॉग ऑफ सी इंटू अल्फा। अब अल्फा की जगह लिख दो ना अंडर रूट के ए बाई सी। यहां पर जब लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा बेटा, एच आयन की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू अंडर द रूट के ए इंटू में सी आ जाएगा। ये केस होता है वीक एसिड या वीक बेस का बेटा। अगर मैं यहाँ पर बात कर लूँ ना वीक बेस की, मान लो यहाँ मैं वीक बेस का ही एग्जाम्पल ले देती हूँ, तो OH माइनस की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी बेटा, अंडर द रूट के बी इंटू में सी हो जाएगी। या फिर एच आयन की कंसंट्रेशन निकालोगे ना तो अंडर द रूट के ए इंटू में सी हो जाएगी। बात आई समझ में? के बी हमारे वीक बेस के लिए गिवन होगा, के ए हमारे वीक एसिड के लिए गिवन होगा बेटा। फिर इनका माइनस लॉग निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा। जैसे ये न्यूमेरिकल देखो, 10⁻³ मोलर NH4OH सॉल्यूशन इज गिवन इफ द Kb। मुझे नहीं पता कि NH4OH स्ट्रॉन्ग है या वीक है, लेकिन मेरे को ये पता है कि सवाल में अगर इसके Kb की वैल्यू दे दी या Ka की वैल्यू दे दी ना तो वो पक्का वीक है। दैट मीन्स दिस इज अ वीक बेस बेटा। तो कैलकुलेट करना है पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। अब ध्यान से देखो, क्या इसके अंदर और कुछ गिवन है? नो मैम, केवल और केवल वीक बेस की बात करी गई है। तो वीक बेस की हम पीएच कैलकुलेट नहीं कर सकते क्या बेटा? बिल्कुल कर सकते हैं। हमारे लिए पीएच कैलकुलेट करना कोई बड़ी बात है क्या? देखो, क्योंकि ये बेस है तो OH माइनस की कंसंट्रेशन निकलेगी, तो यहां से OH माइनस की कंसंट्रेशन इट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर द रूट Kb की वैल्यू 10⁻⁻5 इंटू में C की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10⁻³ बेटा। तो ये हुआ अंडर द रूट 10⁻⁻8, ये हुआ 10⁻⁻4। OH आयन की कंसंट्रेशन आ गई 10⁻⁻4। पीएच होता है बेटा 14 POH, तो इट इज इक्वल टू 14 माइनस लॉग ऑफ क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पर माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁻4। तो ये 4 हो गया, 14 - 4 पीएच बराबर 10 आ गई। कितनी आ गई, 10 आ गई। क्या ये बात आपको क्लियर है? बिल्कुल मैम। आगे बढ़ते हैं बेटा। यहां पर बात करें मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस की, उससे पहले मैं आपको एक चीज समझाना चाहती हूँ। क्या चीज समझाना चाहती हूँ, ध्यान से देखिए। हमारे पास कई बार ऐसा होता है कि हम H आयंस जब निकाल रहे होते हैं पूरे सॉल्यूशन में, तो H आयंस फ्रॉम वाटर भी कंसिडर करते हैं कई बार। वो कौन से वाला केस है? ध्यान से देखो, ध्यान से सुनना इस वाले कॉन्सेप्ट को, तुम्हें कोई नहीं बताता ये वाला कॉन्सेप्ट। कोई भी एसिड या कोई भी बेस है, अगर तुम उसको H आयंस में तोड़ना चाह रहे हो तो ऐसा थोड़ी है कि तुमने HCl लिया और ये H आयंस में टूट गया। कब टूटता है? कोई भी इलेक्ट्रोलाइट आयंस में, जब तुम उसको सॉल्वेंट में डालोगे, जब तुम उसको पानी में डालोगे। तो HCl को या H2SO4, जस्ट आई एम टेकिंग दिस एग्जांपल HCl, कि HCl को मैंने पानी में डाला बेटा तो वो H आयंस देगा HCl। वाटर भी तो H आयंस दे रहा है ना, तो HCl के केस में क्यों कंसीडर नहीं किया?
ध्यान से समझना इस चीज को बेटा कि यहाँ पर जो मेरा HCl है मैम, जिसको मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कह रही हूं, कि अगर ये 0.1 मोलर है तो ये भी 0.1 मोलर होगा। वाटर के H आयंस को क्यों कंसीडर नहीं किया जाता है? ये 10⁻⁻⁷, ये 10⁻⁻⁷। बिल्कुल कंसीडर किया जाएगा। कब? जब यहां से आने वाले H आयंस की कंसंट्रेशन कंपेरेबल होगी इसके। अब अगर मैं बोल दूं कि 10⁻⁻7 मोलर HCl है, इसकी pH निकालो, तो क्या तुम pH इज इक्वल टू -log ऑफ H आयन, यानी कि बेटा -log ऑफ 10⁻⁷, यानी कि क्या इसको आप 7 लिख दोगे क्या? ये देखो मैं क्या कर रही हूँ, ये मैं कर रही हूँ बेटा, यहाँ पर ध्यान से देखना, इसको मैंने ऐसे कर दिया, तुम्हें भी ऐसे कर देना। मैम 7 pH केवल प्योर वाटर की होती है, न्यूट्रल pH इस 10⁻⁷ मोलर HCl की कैसे हो जाएगी बताइए जरा। अगर वो HCl है तो रहेगा तो एसिड ना, उसके अंदर है ना H आयंस की कंसंट्रेशन, तो हम इसको क्या 7 बोल सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैम अब इसकी कंसंट्रेशन 10⁻⁻7 है और पानी से भी 10⁻⁷ मोलर H आयंस आ रहे हैं। नाउ दिस टाइम वी कांट इग्नोर द कंसंट्रेशन ऑफ H आयन दैट इज कमिंग फ्रॉम द वाटर। तो यहां पर क्या होगा? टोटल H आयंस बेटा, क्या? टोटल H आयंस इट इज इक्वल टू H ion from acid plus H ion from water। तो H ion यहां से 10⁻⁷ प्लस 10⁻⁷, ये हो गया बेटा 2 10⁻⁷। चाहे वीक एसिड ले लो, चाहे स्ट्रॉन्ग एसिड ले लो, चाहे कुछ भी ले लो, वाटर के H आयंस तभी कंपेरेबल होंगे जब गिवन एसिड या गिवन बेस के कंसंट्रेशन जो है वो या तो 10⁻⁻6 गिवन हो, -7 गिवन हो, या 10⁻⁻8 गिवन हो। इस कंसंट्रेशन में कंसीडर H आयन एसिड के लिए या बेस के लिए OH- आयन फ्रॉम वाटर, वाटर से H आयंस या OH आयन कंसिडर करना बिल्कुल नहीं भूलना है अगर गिवन इलेक्ट्रोलाइट के कंसंट्रेशन इतनी है बेटा, गिवन कंसंट्रेशन। हाँ, इससे ज्यादा अगर गिवन है 10⁻⁻⁴, -3, -2, -1, देन ऑब्वियसली 10। एक बात बताओ ना यार, तुम 10⁻⁻1 में क्या 10⁻�7 जोड़ दूं, क्या कोई फर्क पड़ेगा क्या इस चीज से? 1 रुपए में 1 करोड़ जोड़ूंगी तो उस 1 रुपए की कोई अहमियत है क्या? लेकिन 1 करोड़ में 1 करोड़ 90 लाख ही जोड़ दो, चलो तुम, बहुत अहमियत है यार। 1 करोड़ 90 लाख रुपए हो गए, वो 2 करोड़ में केवल 10 लाख की कमी रहेगी, है ना। तो 1 रुपए में 1 लाख को नहीं जोड़ा जाता, उस 1 रुपए की अहमियत नहीं रहती है। 10⁻⁻1 में 10⁻⁷ की कोई अहमियत नहीं है। अब मेरे को लगता है तुम्हें ये चीज क्लियर हो गई है कि वाटर के H आयन कब लेने हैं, कब नहीं लेने। चाहे वीक एसिड हो, ठीक है, वीक एसिड 10⁻⁻2 मोलर दे रखा है, तब भी वाटर के H आयन नहीं लेते। वाटर के H आयन कब लेते हैं? जब वीक एसिड या वीक बेस की कंसंट्रेशन भी इस रेंज में दे रखी हो। मजा आ रहा है ना? अभी तक ऐसे कॉन्सेप्ट्स नहीं निकाले गए होंगे बेटा, तो इन चीजों को तुम्हें दिमाग में रखना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। अब यहां पर बात करते जब मिक्सचर दे रखा हो हमें स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस का। देखो मिक्सचर का क्या मतलब है, अभी तक यहां 1 एसिड से H आयन आ रहे थे, अब 2 एसिड से H आयन आ रहे हैं, है ना। अभी तक 1 एसिड से आ रहे थे, अब 2 एसिड से आ रहे हैं, तो क्या प्रॉब्लम क्या है? हमें टोटल H आयंस को जोड़ देंगे ना यार। यहां पर बेटा अगर मैं तुम्हें यह कहूं कि यहां पर कोई ढंग का पेन ले लेते हैं अपन, ये ले लूं क्या, दिख जाएगा, यस दिस इज गुड। यहां पर देखो, मैंने मान लो ये मेरा एक डब्बा था एसिड A, प्लस में यहां पर ये ले लिया बेटा एसिड B, ठीक है। इन दोनों को मैंने मिक्स किया A प्लस B, तो मान लेते हैं कि यहां पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H आयंस कुछ थे बेटा A के,
और यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एच आयंस थे B के, इसके अंदर तो दोनों नंबर ऑफ मोल्स आएंगे ना, तो नंबर ऑफ मोल्स Na प्लस Nb हो जाएंगे बेटा। तो इस बार जो pH निकलेगी माइनस लॉग ऑफ H आयन से, वो कितनी निकलेगी, वो कितनी निकलेगी, माइनस लॉग ऑफ H आयन से। This H ion will be final concentration of H ions। और H ion की concentration कैसे निकलेगी बेटा, total number of moles divided by final volume। मैंने ले लिया फॉर एग्जाम्पल बेटा, यहां पर देखो 10 की पावर माइनस 1 मोलर 100 ml HCl का सॉल्यूशन ले लिया है यहाँ पर, और एक 10 रेज़ टू पावर माइनस 2 मोलर 100 ml H2SO4 का सॉल्यूशन ले लिया है। तो pH निकालो, तो सबसे पहले इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो। आप क्या कर लो, इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालो, कितना आएगा, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, कंसंट्रेशन आ गई, नंबर ऑफ मोल्स। यहां से इसकी कंसंट्रेशन निकालो, एच आयंस की कंसंट्रेशन निकालो, कितनी निकलेगी बेटा, कितनी निकलेगी, 10 की पावर यहां पर अगर H2SO4 की बात करेंगे 10 की पावर माइनस 2 गुना 2 होगी ना बेटा, दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ एच आयंस, कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स आ गए। और जब नंबर ऑफ मोल्स आ चुके हैं आपके, इसके भी और इसके भी, तो दोनों को जोड़ दो, डिवाइडेड बाय फाइनल वॉल्यूम कितनी हो गई, 100 ml 200 ml। तो मिक्सचर का मतलब क्या होता है कि ये था, दोनों को जोड़ दिया। तो हमें pH निकालने के लिए ओवरऑल H आयंस चाहिए होते हैं कि कितनी H आयन की कंसंट्रेशन है। और क्योंकि जब दो चीजों को तुमने ऐड किया है, मिक्स किया है, तो वॉल्यूम चेंज हुई होगी, समझ आ रहा है। तो कंसंट्रेशन विल बी फाइनल मोल डिवाइडेड बाय फाइनल वॉल्यूम इनको ऐड कर दो और इसके नंबर ऑफ मोल निकाल लो, इसके नंबर ऑफ मोल निकाल लो बेटा। सिमिलरली तुम्हें बेसिस के केस में करना है। एग्जांपल दिया गया है यहां पर, देखिए, फाइंड द पीएच ऑफ द मिक्सचर हैविंग 0.1 मोलर 100 ml HCl। तो मैम देखो ये HCl था, H प्लस Cl माइनस आयन, तो ये मेरे पास कितना था, 0.1 मोलर, तो ये भी 0.1 मोलर। इधर से मैंने H2SO4 तोड़ा, H2SO4, तो ये 2H आयन प्लस में SO4 2 नेगेटिव, तो ये अगर 0.1 था तो ये 0.1 इंटू 2 यानी कि 0.2 हो गया, हाँ या ना। दिस इज द कंसंट्रेशन, क्या है ये, कंसंट्रेशन। मुझे निकालने क्या है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। मोल्स कैसे निकलते हैं, N इज इक्वल टू M इंटू V। तो यहां से 0.1 मोलर और इसकी वॉल्यूम 100 ml, यहां पर कितना आ जाएगा बेटा, 10 मिलीमोल्स। मिलीलीटर में मैंने वॉल्यूम ली है तो मोल्स मिलीमोल में आ जाएंगे। और N2 अगर निकालेंगे तो मोलैरिटी कितनी है इस बार, 0.2 मोलर H आयंस इनटू वॉल्यूम इज 100 ml, तो ये आ गया बेटा 20 मिलीमोल्स। फाइनल नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू N1 प्लस N2, कितना होगा बेटा, N1 प्लस N2। और फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2। तो टोटल H आयन की कंसंट्रेशन फाइनल कितनी हो जाएगी, N फाइनल डिवाइडेड बाय V फाइनल, और इसका अपन क्या निकाल लेंगे बेटा, माइनस लॉग, तो क्या निकल जाएगी, pH कैलकुलेट हो जाएगी, कर लेंगे। तो मैंने आपको स्ट्रॉन्ग एसिड है या स्ट्रॉन्ग बेस है उसका समझाया, वीक एसिड है या वीक बेस है उसका समझाया, आयनिक प्रोडक्ट समझा दिया है। दूसरा, पानी के एच आयंस को कब कंसीडर करना है वो रेंज बता दी है, और मिक्सचर्स अगर आ जाते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स के या स्ट्रॉन्ग बेसिस के तब कैसे करना है ये आपको बताया बेटा। अगर ये चारों चीजें आपको क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बता दो कि हाँ मैम ये चीज एकदम क्लियर। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे बेटा। यहां पर मैं बात करती हूँ वीक एसिड मैंने ले लिए या वीक बेसिस ले लिए, तो इसमें कुछ नहीं करना, ध्यान से देखो, टोटल वही एच आयंस की बात करनी है ना। तो यहां पर एच आयंस की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, उसमें अंडर रूट KAC था, अगर दो एसिड है तो KA1C1 प्लस KA2C2।
अगर और भी एसिड है तो प्लस Ka3C3 इस तरीके से। OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन अगर निकालनी हो बेटा, मान लो 3 बेस दे रखे मेरे को, तो Kb1 पहले बेस की कंसंट्रेशन, Kb2 इंटू C2 प्लस में Kb3 इंटू में C3। अगर 3 बेसिस दे रखे और भी दे रखे हैं तो और ऐड कर दो। अब मुझे पानी कब कंसीडर करना है, वाटर के H आयन कब कंसीडर करने हैं, जब कंसंट्रेशन क्या होती है बेटा यहां पर 10 की पावर व्हेन concentrations of given acid, when concentrations of given acid is less than 10 raised to power minus 6, या फिर ये बोल सकते हैं बेटा acid lies in the range 10 की पावर माइनस 6 से 10 की पावर माइनस 8 बेटा। ये जो गिवन एसिड है इनकी कंसंट्रेशन या जो गिवन बेस है उनकी कंसंट्रेशन इस रेंज में लाई करेगी बेटा, तो हमारे पास H आयन कंसंट्रेशन हो जाएगा Ka1C1 प्लस Kw। सिंपली आप Kw को ऐड कर देंगे बेटा। ये है आपका अगर वीक एसिड्स या फिर वीक बेसिस का मिक्सचर आ जाता है तो। अब एक फॉर्मूला आता है, मुझे पता है वहां पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के फंडे में बेटा। अगर हिंट दूं तो याद करना जरा कि मैम अल्फा जो होता है वो अंडर रूट Ka/C होता है, यहां पर आपने अल्फा को केवल Ka/C क्यों लिखा है, ये डाउट तुम लोगों के दिमाग में हमेशा रहा होगा, अब नहीं रहेगा। देखो जरा, मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और एक वीक एसिड, देख लेते हैं। मैम CH3COOH जो है ये मेरा वीक एसिड है, तो CH3COO नेगेटिव प्लस H प्लस, हाँ या ना, यस मैम। तो यहां पर मान लो ये C था तो ये C माइनस C अल्फा, ये C अल्फा और ये C अल्फा। मैम एक मैंने इसमें वीक एसिड भी डाला है तो ये H प्लस हो गया प्लस में Cl माइनस हो गया, है ना। मान लो इसकी कंसंट्रेशन C डैश थी, तो ये जब तक डिसोशिएट नहीं हुआ तब तक तो आयंस 0 0, जैसे ही डिसोशिएट हुआ ये C डैश, ये भी C डैश। अब एक बात बताओ तुम, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड में किसके H आयंस ज्यादा होंगे, जल्दी निकलेंगे बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड के मैम। इसीलिए यहां पर अगर मैं बात कर लूं टोटल H आयंस की, ध्यान से देखना, टोटल H आयंस की अगर मैं बात करूं कंसंट्रेशन की, तो मैम इधर से कितना आया C अल्फा और प्लस में इधर से कितना आया C डैश, टोटल H आयंस आ गए। बट अल्फा तो नेग्लिजिबल होता है, अल्फा इज नेग्लिजिबल, अल्फा क्या हुआ नेग्लिजिबल, 0.05 से कम होगा, तो क्या अपन इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं और क्या हम लिख सकते हैं कि H आयंस की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू C डैश। यानी कि बेटा जब भी तुम्हारे सामने मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड आ जाए और उसका पीएच कैलकुलेट करना है तो नॉर्मली पीएच इज इक्वल टू क्या होता है, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ एच आयन, और यहाँ पर एच आयन की कंसंट्रेशन C डैश हो जाएगी बेटा, यानी कि जो यहाँ दी गई होगी ना वो दी गई होगी, वो लेनी है तुम। और वो भी कब, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना, अगर वॉल्यूम दे दी ना इनकी दोनों की कि ये 10 की पावर माइनस 4 मोलर 100 ml सॉल्यूशन है और ये 10 की पावर माइनस 1 100 ml सॉल्यूशन है, तो डायरेक्ट इसकी 10 की पावर माइनस 1 मत ले लेना बेटा, फाइनल कंसंट्रेशन यानी कि मोल्स बाय वॉल्यूम, मोल्स बाय वॉल्यूम जरूर ले लेना जो फाइनल हो जाए, उस चीज को मत भूल जाना, ये चीज मैं हमेशा बताती हूँ। अगर तुमने इस C डैश को सीधा ले लिया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तुम्हें देखना है कि कॉमन सेंस वाली बात नहीं है क्या बेटा, आप बताओ, मैंने 1 गिलास लिया 2 गिलास लिया, वॉल्यूम तो चेंज हो गई ना, 2 गिलास हो गई और वॉल्यूम चेंज होगी तो कंसंट्रेशन क्यों ना चेंज होगी, तो मुझे ये बता दो बस। घुस गया दिमाग में, आगे बढ़े बेटा। अब बात कर लेते Ka के। देखो Ka क्या होता है मैम, जहां तक मैंने पढ़ा है Ka होता है C अल्फा और C इंटू 1 माइनस अल्फा, हाँ या ना। लेकिन मैम
ये जो एच आयन है सी अल्फा, ये तो सी अल्फा प्लस सी डैश हो गया ना। अब टोटल एच आयन तो ऐसे लिखा जाएगा। तो इधर बेटा जो आपने सी अल्फा केवल लिखा, इसको क्या लिखेंगे, सी अल्फा प्लस सी डैश, हाँ या ना। तो सी डैश के मुकाबले, सी डैश के मुकाबले तो इसको काट दो, और यहां पर इस सी से ये सी कैंसिल कर दो, और 1 माइनस अल्फा के मुकाबले अल्फा को कैंसिल कर दो। तो इधर से आपका के ए क्या आ जाएगा, इधर से हमारा के ए क्या आएगा बेटा, के ए इज इक्वल टू अल्फा इंटू सी डैश। और बताओ जरा, क्या यहां पर मुझे स्क्वायर रूट की जरूरत पड़ी? अब आपको समझ आ गया होगा कि अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट के ए बाई सी केवल और केवल वीक एसिड्स के केस में आता है, लेकिन अल्फा इज इक्वल टू के ए बाई सी बिना स्क्वायर रूट के स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड के मिक्सचर में आता है बेटा। बात आई समझ में अभी, है ना। जितनी एनर्जी समझाने में लगा रही हूँ उतनी ही एनर्जी इन चीजों को दिमाग में घुसाने की लगा लो, क्योंकि मुझे पता है कंफ्यूजन से यहीं पर होती है, इसीलिए वही चीजें बारीकी से आपको बताई जा रही है। बच्चों वाली चीजें तो हम सब याद कर लेते हैं ऊपर ऊपर से, लेकिन मेन डिफरेंस निकालना भूल जाते हैं। अब कभी कंफ्यूजन नहीं होगी ना। अब ध्यान रख लेना कि ये वाला फॉर्मूला इस क्लासिफिकेशन के लिए होता है, और वो अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट के बाई सी केवल और केवल वीक एसिड्स के केस में होता है। यहां स्ट्रॉन्ग का भी अपना क्या कुछ तो है, स्ट्रॉन्ग का भी अपना, स्ट्रॉन्ग का भी रोल है बेटा, तगड़ा रोल है। समझ आई बात? आगे बढ़ते, कैलकुलेट कर लो भाई साहब। यहाँ पर पीएच ऑफ द सॉल्यूशन 0.2 मोलर 500 ml ये दे दिया, और 0.2 मोलर 500 ml HCl। अब सबसे पहले क्वेश्चन देखते ही तुम्हें समझना है कि मैम देखो यहाँ पर वीक एसिड, क्योंकि के है तो वीक एसिड, और कुछ नहीं गिवन है तो HCl यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड। तो मैम जी इधर वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड का मिक्सचर है, और इनसे इनको लेके ना मेरे को दो चीजें पता है मैम, आपने बताई थी क्या, कि एच आयन जो है ना वो तो सी डैश के बराबर होगा, और जो अल्फा होगा ना वो के ए डिवाइडेड बाई सी डैश के बराबर होगा। बस निकाल लो। मैम आपने एक और चीज भी बताई थी कि ये सी डैश है ना, ये मेरी फाइनल कंसंट्रेशन है। क्या है? फाइनल कंसंट्रेशन। फाइनल कंसंट्रेशन मैम नंबर ऑफ मोल बाय वॉल्यूम होता है, फाइनल वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल इधर मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम पहले वाली, और ये फाइनल वॉल्यूम। तो इधर मोलैरिटी 0.2 इनटू में वॉल्यूम 500, और मैम फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगी, ये 500 ml और ये 500 ml 1000 ml। 2 0 से 2, 5 से 2, 0.2 से 0.1। तो मैम जो ये सी डैश रखी जाएगी ना एच आयन की जगह, वो कितनी रखी जाएगी, 0.1 रखी जाएगी दोनों जगह, और हमारा क्वेश्चन सॉल्व। बात आई समझ में बेटा? अगर तुमने क्वेश्चन में ये आइडेंटिफाई कर लिया कि ये कौन सी कैटेगरी का है, और उस कैटेगरी से रिलेटेड तुम्हें जो 2-3 बातें बताई गई वो तुम्हारे दिमाग में फिट हैं, तो क्या तुम ऐसे सवालों में गलती करोगे क्या? नो मैम। क्लियर है बेटा? आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो, अब बात कर लेते हैं पीएच कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस मिक्सचर। 5 टॉपिक करा चुकी हूं मैं आपको, 5 करा दी मैंने आपको। कितने करा दिए? 5। कौन कौन से गिनो जरा मेरे साथ। केवल स्ट्रॉन्ग एसिड आ जाए तो, केवल स्ट्रॉन्ग बेस आ जाए तो कर लेंगे डायरेक्ट, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग एच आयन, पीओएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ओएच आयन। बस एक बात का ध्यान रखेंगे, अगर स्टेटमेंट कुछ डाइल्यूशन वाली दे देना मैम कि वो वॉल्यूम चेंज कर रहा है, तो मैं डायरेक्ट कंसंट्रेशन की वैल्यू पुट नहीं करूंगा, मैं वहां से नई कंसंट्रेशन निकालूंगा उस वॉल्यूम चेंज की वजह से n/v करके। बेटा आगे बात समझ में? फिर मैम वीक एसिड्स या वीक बेसिस का निकाल लिया, फिर स्ट्रॉन्ग एसिड्स का मिक्सचर ले लिया, या फिर स्ट्रॉन्ग बेसिस का मिक्सचर, फिर वीक एसिड्स या फिर वीक बेसिस का मिक्सचर ले लिया, बाद में मैंने लिया स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड का मिक्सचर, या स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस का मिक्सचर, सेम बात है, के ए की जगह के बी हो जाएगा बस। अब बात कर रहे हैं हम एसिड प्लस बेस का मिक्सचर। देखो हर एक के अंदर एसिड प्लस बेस, एसिड प्लस बेस, एसिड प्लस बेस, इन तीनों को अलग कैटेगरी में क्यों रखा है? क्योंकि ये भाई साहब है ना बर्बादी है, ये चुड़ैल इंसान है, ये चिपक जाए ना तो पीछा नहीं छूटता फिर हमारा। इन्हीं तीनों को हमें बस एकदम से दिमाग में घोट के पी जाना है कि ऐसे हम इनको
समझ ले बेटा कि क्वेश्चन को तुरंत आइडेंटिफाई कर ले कि इन तीनों में से कौन सी कैटेगरी से। ये तो सबको पता है कि एसिड और बेस को अगर डालोगे तो वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे, सॉल्ट बनाएंगे प्लस वाटर बनाएंगे, है ना। बस मैम एक चीज की प्रॉब्लम है, उसी चीज पे ध्यान देना है मैम हमें, और वो चीज क्या है बच्चों, द कंसंट्रेशंस ऑफ गिवन एसिड एंड बेस। कैसे, देखो एग्जाम्पल के तौर पे समझा दूं, सब समझ आ जाएगा बेटा आपको। एक सेकेंड, देखो रिएक्शन चला लेना बस आप, और कुछ मत करना आप, है ना। यहां पर ध्यान से देखना, HCl प्लस NaOH, HCl प्लस NaOH क्या बनेगा सबको पता है, NaCl प्लस वाटर। स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का मिक्सचर ले लिया मैंने, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस मैंने मिक्सचर ले लिया। देखो HCl मैंने लिया 0.1 मोलर 100 ml, और NaOH मैंने 0.2 मोलर ले लिया, 0.2 मोलर, या फिर इसको 0.1 मोलर ले लेते हैं, 0.1 मोलर। अब मैं NaOH की वॉल्यूम बार बार चेंज कर रही हूँ, वॉल्यूम चेंज कर रही हूँ, उनकी ओवरऑल कंसंट्रेशन चेंज होगी, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला बेटा, जब भी तुम्हारे सामने स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस ऐसे मिक्सचर्स के केसेस आते हैं ना, तुम्हें बस रिएक्शन चलानी है कि इसके कितने मोल है, इसके कितने मोल है, अगर बराबर है तो बराबर रिएक्ट कर जाएंगे, कम ज्यादा है तो देख लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट केस के अंदर वॉल्यूम ऑफ NaOH बेटा, वॉल्यूम ऑफ NaOH फर्स्ट केस के अंदर मान लो मैंने 100 ml ले लिया, तो बेटा इधर से नंबर ऑफ मोल्स निकाल रही हूँ, नंबर ऑफ मोल होता है मोलरिटी इनटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम को अगर ml में लोगे ना तो जो मोल्स आएंगे ना वो मिली मोल्स में आएंगे बेटा। मिली मोल्स का मतलब क्या होता है, 10⁻³ मोल्स, ठीक है, ये चीज हम सबको क्लियर है। यहां से 0.1 इंटू 100 किया तो 10 आया, इधर 0.1 इंटू 100 लिया तो ये 10 आया। अब तुम एक बात बताओ, अगर ये दोनों 10 मोल इसके 10 मोल इसके, तो पूरे रिएक्ट करके क्या 10 मोल NaCl के बना देंगे क्या? यस मैम। क्या बचा पूरे सॉल्यूशन के अंदर, एसिड और बेस खत्म हो गया, केवल क्या बचा, सॉल्ट बचा बेटा। वाटर तो सॉल्वेंट है तो इसको छोड़ दो, वाटर सॉल्ट बचा, और ये सॉल्ट जब स्ट्रॉन्ग एसिड, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस से जब बनता है ना बेटा, तो इसकी पीएच बराबर कितनी होती है, 7 होती है। निकल गया, pH इज इक्वल टू 7। और लेते दूसरा लेते, मान लो यहां पर क्या होता बेटा, सेकंड कंडीशन में 50 ml ले लिया, तो यहां पर तो ये 10 ही रहेगा, है ना। थोड़ा नीचे लिखते हैं, सेकंड कंडीशन के अंदर मान लो ये मैं 50 ml ले रही हूं, तो यहां पर ये 10 बचेगा, और इधर कितना होगा, 50 गुना 0.15। तो देखो मैम 5 मोल इसके 10 इसके, तो ये 5 पूरे के पूरे इसके साथ रिएक्ट कर जाएंगे, 10⁻5 5 बचेंगे, इधर कुछ नहीं बचेगा, इधर 5 बचेंगे। फाइनल सॉल्यूशन के अंदर क्या क्या है, फाइनली सॉल्यूशन के अंदर मैम एसिड बचा हुआ है और सॉल्ट बचा हुआ है, क्योंकि इस सॉल्ट की पीएच बराबर 7 है। इट डजंट मैटर टू एस, इट डजंट मैटर टू एस। तो जो सॉल्यूशन की पीएच आएगी वो किसकी वजह से आएगी, इस एसिड की वजह से आएगी। तो मैम यहां से पीएच कैसे निकालेंगे, माइनस लॉग ऑफ एच आयन कंसंट्रेशन, और एच आयन कितना हो जाएगा, कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, N/V। नंबर ऑफ मोल कितने बचे रिएक्शन में, 5 बच गए मैम, 5 मिलीमोल। वॉल्यूम टोटल कितनी होगी, फाइनल वॉल्यूम 100 ये मिलाया, 50 ये मिलाया, तो कितनी हो गई, 150 हो गई। दिस इज द कंसंट्रेशन। बात आ रही है समझ में, कि जब दोनों ने बराबर से रिएक्ट कर दिया तो सॉल्ट बन गया मैम, तो पीएच 7 आ गई नॉर्मली। अब अगर कम ज्यादा है ना, तो जो ज्यादा होगा, जिसके फाइनल सॉल्यूशन में मोल बचेंगे, पीएच उसी के अकॉर्डिंग निकलेगी। भाई एक और एग्जांपल ले लेते हैं मैम, फॉर एग्जांपल मैंने इसकी बेटा 50 ml की जगह तीसरा केस ले लिया 200 ml का, 200 ml। तो 200 ml लेते ही NaOH के मोल कितने हो जाएंगे, 200 ml गुना 0.1 बेटा, यानी कि 20 मिलीमोल। कितने, 20 मिलीमोल। और नंबर ऑफ HCl के मोल कितने बेटा, 10 मिलीमोल, पहले ही निकाल चुके मैम वो तो हम।
तो अब ये 10 जो है ये तो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे ना इसके 10 के द्वारा बेटा। तो ओवरऑल कितने आयंस बचे, ओवरऑल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH माइनस बेटा, बेस के ही तो आएंगे, बेस के हैं, तो OH माइनस कितने बचेंगे, 20 माइनस 10 बराबर 10 मिलीमोल्स। तो OH आयन की कंसंट्रेशन कितनी आ जाएगी बेटा, 10 बटे में फाइनल वॉल्यूम 200 और 100 इसकी 300, तो POH यहां से निकाल लेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, अगर तुमसे मिक्सचर वाली चीज आ जाए तो सबसे पहले तुम्हें रिएक्शन करा के देख लेनी है, उस रिएक्शन के होने के बाद फाइनल सॉल्यूशन में जो बचता है ना, दैट विल डिसाइड द pH ऑफ दैट सॉल्यूशन। चाहे वहां पर HCl बचे या फिर NaOH बचे या फिर केवल NaCl बचे बेटा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, यहां पर बात कर लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ये बड़ी गजब की चीज है, जानदार चीज है, मतलब एकदम कहर चीज है ये। क्या है देखो, वीक एसिड CH3COOH प्लस स्ट्रॉन्ग बेस NaOH रिएक्ट करने के बाद इट इज वेरी ऑब्वियस कि एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट बनाते हैं। तो यहाँ पर मैम ये बन गया CH3COONA और प्लस में H2। जिनको बफर और सॉल्ट में दिक्कत होती है ना, बस ये वो वाली ये चीज समझ लेंगे, बात क्लियर हो जाएगी। बफर और सॉल्ट का टॉपिक खत्म बेटा, यहाँ पे इसी स्लाइड पर खत्म करा देती हूँ। देखो यहां पर मान लो, क्या मानना है, फिर से वही कंडीशन, कंसंट्रेशंस गिवन होंगी तो क्या मोल निकाल लोगे, कंसंट्रेशन और वॉल्यूम अगर गिवन है, मोलैरिटी और वॉल्यूम, तो क्या नंबर ऑफ मोल निकाल लोगे। मान लो मैम यहां पर 0.1 मोलर 100 ml दे रखा है, ये 0.1 मोलर दे रखा है। वॉल्यूम ऑफ NaOH को मैं चेंज कर रही हूं फिर से। पहला केस जिसमें मैंने वॉल्यूम ले ली 100 ml, तो इधर नंबर ऑफ मोल कितने बने बेटा, 0.1 इंटू 100 10 मिलीमोल्स, 0.1 इंटू 100 10 मिलीमोल्स, ये मोल्स है बेटा, मिलीमोल्स। इधर कितने 10 मिलीमोल्स। एसिड और बेस के 10-10 मोल दे रखे हैं, खत्म होके 10 मिलीमोल बन जाएंगे इधर, हाँ या ना, बस इतना बता दो मुझे। क्या एसिड और बेस टोटली एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हुए CH3CONA सॉल्ट बना देगा? बिल्कुल यस, वेरी नाइस। दूसरी कंडीशन देखते हैं, चलो दूसरी कंडीशन, जब मैंने V की वैल्यू ले ली इधर 50 ml, क्या ले ली बेटा 50 ml, तो मैम इधर तो 10 था, इधर ये 50 गुना 0.15 हो गया, तो मैम ये 5 बच जाएगा और ये कंप्लीट रिएक्ट हो चुका होगा, तो इधर मैम 5 मिलीमोल बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे बेटा, 5 मिलीमोल्स बन जाएंगे। फाइनल सॉल्यूशन के अंदर क्या क्या है दोनों के अंदर देख लो, उसी के हिसाब से आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये बफर का क्वेश्चन है या सॉल्ट का क्वेश्चन है। क्योंकि तुम्हें ये दिख रहा है यहाँ पर कि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दिया गया है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि सॉल्यूशन किस चीज का है, फॉर्मूला का कैसे लगाएं, तो तुम्हें कुछ नहीं करना, बस रिएक्शन चलानी है। चला लो रिएक्शन, चला दी मैम। देखो अब यहाँ पर फाइनली क्या क्या बचा हुआ है, बस इस चीज पे ध्यान दो। इसके अंदर केवल और केवल ये बचा हुआ है बेटा, ये क्या है, तुम्हारा सॉल्ट है, और सॉल्ट भी किसका है, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है या नहीं है। तो क्या वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस वाले सॉल्ट की पीएच कैलकुलेशन का फॉर्मूला नहीं लग जाएगा यहाँ पर? क्या हो जाएगा यहाँ पर, pH इज इक्वल टू हाफ इंटू PKW प्लस PKA प्लस log C। C क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, कितनी 10 मोल है मैम, और फाइनल वॉल्यूम कितनी है, 100 उधर 100 उधर, 200, 10 बटे 200। C क्या है बेटा आपकी, ये फाइनल कंसंट्रेशन। अब ये देखो मैम, इसके अंदर वीक एसिड बचा, मेरा वीक एसिड बचा और वीक एसिड का कॉन्जुगेट सॉल्ट बना, तो क्या ये एसिडिक बफर बन गया है बेटा जी, क्या ये एसिडिक बफर बन गया है? यस मैम, बिल्कुल बन गया। यही तो जादू है,
रिएक्शन चलाओ और बस देखो कि फाइनली बच क्या रहा है, जो बच जाएगा उसी के अकॉर्डिंग पीएच निकल जाएगी। अब मान लो मैं वॉल्यूम बेटा 200 ml ले लेती, तो इसके 20 मोल बन जाते, इसके 10, तो 10 ये खत्म हो जाते, केवल इसके 10 बचते। तो वहां पर ये स्ट्रॉन्ग बेस की वजह से, इसकी वजह से पीएच आता ना, क्योंकि ये खत्म हो चुका है, ये सॉल्ट है, तो यहां से 10 वाले इस NaOH की वजह से पीएच आ जाएगा। क्लियर है? तो यहां पर बेटा चाहे आपको कोई भी एसिड या बेस कुछ भी मिक्सचर दे दे, आपको केवल और केवल रिएक्शन चलानी है। क्या चलानी है? केवल रिएक्शन चलानी है। रिएक्शन चलाओ, रिएक्शन चलाओ एंड फाइनली देखो कि बचा क्या है हमारे पास सॉल्यूशन के अंदर, उसी के हिसाब से क्वेश्चन बन जाएंगे। यहां पर ये देखो बफर और सॉल्ट के सारे फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं बेटा। अगर तुम्हें लग रहा है कि ये बफर बना है फाइनली, तो एसिडिक बफर के लिए फॉर्मूला pH इज इक्वल टू pK प्लस लॉग सॉल्ट बाई एसिड कंसंट्रेशन, और POH के लिए pKb प्लस लॉग सॉल्ट बाई बेस की कंसंट्रेशन। सॉल्ट के लिए बेटा देखो यहाँ पर ये किसके लिए है? वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड वाले सॉल्ट के लिए। यहाँ पर ये किसके लिए बेटा? वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस के लिए। और इसमें दोनों में Ka Kb है, तो क्या हो जाएगा? वीक एसिड एंड वीक बेस से बनने वाले सॉल्ट के लिए। बात आई समझ में? इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं बेटा। कंसंट्रेशंस का हमेशा ध्यान रखना, अगर मिक्सचर आ रहा है तो फाइनल कंसंट्रेशन लेनी है। क्या लेनी है? फाइनल कंसंट्रेशन लेनी है। फाइनल कंसंट्रेशन। एक जो क्वेश्चन बनता है बेटा वो आपका कहां से बनता है? वो कहां से बनता है? देखो आपसे नॉर्मली पूछ लिया जाता है कि विच वन इज बफर, विच वन इज बफर। तो बफर के लिए आपको पता होना चाहिए वीक एसिड प्लस उसका कॉन्जुगेट आयन बेटा, कॉन्जुगेट सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, विद स्ट्रॉन्ग बेस। यानी कि जैसे CH3COOH लिया मैंने प्लस CH3COONA इसका सॉल्ट ले लिया, या फिर CH3COOH प्लस CH3COOK बेटा, KOH से आया। दूसरा वीक बेस हो प्लस में उसका कॉन्जुगेट आयन हो बेटा, कॉन्जुगेट आयन या कॉन्जुगेट सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड, विद स्ट्रॉन्ग एसिड। यानी कि यहाँ पर मान लो मैं NH4OH वीक बेस ले लिया और NH4Cl बेटा, Cl यानी कि HCl से आया है बेटा, तो यहाँ पर मैंने कॉन्जुगेट सॉल्ट ले लिया स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। ठीक है, कई बार ऐसा भी कंसंट्रेशंस की टर्म्स में भी हो सकता है बेटा, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस दे दे और पूछ ले कि ये बफर है कि नहीं है, बफर है कि नहीं है। तो तुम्हें क्या देखना पड़ेगा कि क्या स्ट्रॉन्ग बेस लिमिटिंग रिएजेंट की फॉर्म में है, क्या लिमिटिंग रिएजेंट की फॉर्म में है। अगर है तब ये क्या बनाएगा बेटा? बफर बनाएगा, क्योंकि ये लिमिटिंग रिएजेंट यानी कि पूरा का पूरा इसके साथ रिएक्ट कर चुका होगा, तो ये बचेगा और ये कॉन्जुगेट सॉल्ट बनेगा, तो वो क्या हो जाएगा? लिमिटिंग रिएजेंट की फॉर्म में हो जाएगा बेटा। बात आई समझ में? क्लियर है बेटा? अब इसके बाद देखते हैं ये वीक एसिड और वीक बेस क्या बना सकते हैं। वीक एसिड और वीक बेस सॉल्ट बना सकते हैं। सॉल्ट बना लेंगे तो अपन ने उसका फॉर्मूला कर लिया है, pH इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा? हाफ इंटू PKW बेटा माइनस PKB प्लस PKA। ये बात हो गई डन। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर वी हैव सम ऑफ द क्वेश्चंस बेटा, तो यहाँ पर ट्राई करते हैं और आप पहचानेंगे इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। देखो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द pH ऑफ द मिक्सचर हैविंग 0.1 मोलर 100 ml HCl, 0.1 मोलर 300 ml H2SO4 एंड 0.1 मोलर 100 ml BaOH होल ट्वाइस। तुम देख पा रहे हो मिक्सचर का क्वेश्चन है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस यूज किए गए हैं। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HN फ्रॉम HCl निकालो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HN फ्रॉम H2SO4 निकालो बेटा, तो यहाँ से टोटल HINs आ जाएंगे हमारे पास। उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OHI निकालो फ्रॉम BaOH होल ट्वाइस। अब आपको पता ही है कि जितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे
जिसके भी बचेंगे बेटा, एसिड एच आयन बचेगा या OH आयन बचेगा, उस नंबर ऑफ मोल को फाइनल वॉल्यूम से भाग देंगे तो कंसंट्रेशन आ जाएगा, पीएच कैलकुलेट हो गई। चलो देख लेते हैं, मैम बहुत बोल लिया आपने, अब करके दिखाओ। 0.1 मोलर 100 ml, सिंपल सी बात है मैम, 10 मिलीमोल हो गए, 10 मिलीमोल। H2SO4 में बेटा 1-2 H आयन दे रहा है, ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 0.1 × 30 कितना हो जाएगा, 60 मिलीमोल्स हो गए बेटा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं टोटल, तो टोटल हो गए 70 मिलीमोल्स, 70 मिलीमोल। BaOH होल ट्वाइस की बात कर लो, यहां पर OH माइनस आयन फिर से 2 × 0.1 × 100 कितना हो जाएगा बेटा, यहां से 20 हो गया, ये 20 मिलीमोल्स, 20 मिलीमोल्स। रिमेनिंग आयंस किसके बचेंगे, जल्दी से बता दो, H या OH आयंस। रिमेनिंग मैम 70, मैम 20, किसके बचेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H आयंस कितने बचेंगे, 50 मिलीमोल्स। बस तो फिर H आयन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी बेटा, 50 बटे फाइनल वॉल्यूम, पीएच का फॉर्मूला लगा दो, माइनस लॉग ऑफ H आयन, इजीली सॉल्व हो जाएगा। बात आई समझ में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, 298 केल्विन के ऊपर 1 मोल दे रखा है CH3COONA का, 0.14 मोल दे दिए CH3COOH का, आर डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ वाटर, कैलकुलेट द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। अब मैं पीएच ऑफ सॉल्यूशन तो निकाल लें, लेकिन ये सॉल्यूशन है किसका ये तो नहीं पता। बहुत सिंपल सी बात है, देखो यहाँ पर CH3COONA एंड CH3COOH, अरे भाई साहब ये वीक एसिड और ये इसका कॉन्जुगेट सॉल्ट, क्या बन गया बच्चे, ये एसिडिक बफर, क्या बन गया, ये आपका एसिडिक बफर बन गया। एसिडिक बफर का पीएच कैलकुलेशन का क्या फॉर्मूला होता है, pH is equal to pKa plus log salt by acid की कंसंट्रेशन। तो यहां पर आपको मोल दे रखे हैं बेटा 0.1 मोल, मोल अगर गिवन है तो कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं, N/V, और वॉल्यूम कितनी है, दोनों के मोल दे रखे हैं, 1 लीटर के अंदर डिसॉल्व किया तो वॉल्यूम इज 1 लीटर बेटा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल नंबर ऑफ मोल्स को यहाँ पर वैल्यू रखो, pKa कैलकुलेट करो बेटा, Ka दे रखा है, माइनस लॉग लगा के उसको सॉल्व करो, pH निकल जाएगा। तो क्वेश्चन को समझना बहुत आसान हो जाता है जब आपको कॉन्सेप्ट पता रहता है। pH ऑफ द सॉल्यूशन निकालना है फिर से, विच इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 0.1 मोलर 100 ml एसिटिक एसिड, जिसका Ka दे रखा है, इनकी वीक एसिड है, और 0.1 मोलर 100 ml उसका सॉल्ट दे रखा है बेटा। तो ध्यान से समझना ना इस वाली बात को कि मैम फिर से वो वाली बात तो क्लियर हो गई कि ये CH3COOH है और प्लस में ये CH3COO होल ट्वाइस Ca है, तो ये हमारा वीक एसिड और ये इसका सॉल्ट, यानी कि बन तो रहा है एसिडिक बफर। क्या बन रहा है बेटा, एसिडिक बफर बन रहा है। तो पीएच का अगर फॉर्मूला लगाएंगे तो pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग, यहां पर क्या होता है बेटा आपका सॉल्ट और ये आपका होता है एसिड। सो दिस इज नॉट सॉल्ट का कंसंट्रेशन, दिस इज आयन का कंसंट्रेशन, जो कॉन्जुगेट आयन होता है बेटा उसकी कंसंट्रेशन। तो कॉन्जुगेट आयन जब यहां से निकालेंगे तो ये CH3COO माइनस प्लस Ca प्लस 2, तो यहाँ पर 2 CH3CO माइनस आएगा। तो जितनी कंसंट्रेशन इसकी है उसका ट्वाइस यहाँ पर है बेटा, दुगना है। बस डायरेक्ट ये उठा के मत रख देना 0.1, नहीं, ये अगर 0.1 है तो ये कितना बनेगा 0.2, 0.2 बेटा। बात आई समझ में। अब बात ये है कि मैम मोल्स निकाल लेंगे यहां से, ये 10 मिलीमोल आ गए है ना, और इधर से ये भी कितना आ गया 10 मिलीमोल्स आ गए, 10 मिलीमोल्स आ गए। लेकिन इसके कितने बनेंगे 0.2 है ना, तो 0.2 100 करेंगे तो 20 मिलीमोल्स बनेंगे, एक के 10 बने एक के 20 बने, ये मोल्स हैं। कंसंट्रेशन करेंगे तो कैसे आएगा, मोल बाय वॉल्यूम। तो बेटा जी यहाँ पर सॉल्ट की कंसंट्रेशन कितनी आएगी मैम, ये 0.2 मोलर इंटू इसकी वॉल्यूम 100 ml थी, डिवाइडेड बाय फाइनल वॉल्यूम कितनी है 200 ml। सिमिलरली एसिड की कंसंट्रेशन में कितना था बेटा 0.1 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 200। तो जब इनका रेशियो लोगे ना तो ये 200 से 200 कैंसिल हो जाएगा। तो नॉर्मली आपको ऐसा लिखा हुआ
जब आप क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस देखते हो तो उनमें आपको ये 200 लिखा हुआ नहीं मिलता है कई बार, तो वो अंडरस्टूड है कि डिवाइडेड बाय वॉल्यूम द वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल हो गए। ठीक है, आगे देखिए, कैलकुलेट द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। 0.1 मोलर 100 ml CH3COH दे रखा है बेटा, 0.1 मोलर 50 ml NaOH दे रखा है, तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये आपका वीक एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ये किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है बेटा, 0.1 इंटू 50 यानी कि 5 मिलीमोल्स हैं, इसके 5 मिलीमोल्स हैं, और उसके कितने हैं बेटा, ये 10 मिलीमोल्स है, यानी कि जो NaOH प्रेजेंट है वो किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, लिमिटिंग रिएजेंट की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि ये क्या होगा बेटा, एसिडिक बफर फॉर्म करेगा। क्या करेगा, एसिडिक बफर फॉर्म करेगा। बात आ गई समझ में, है ना। बस अब होने वाला अपना सेशन खत्म, 4 क्वेश्चन और बचे हैं बेटा अपने। कैलकुलेट द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन हैविंग 0.1 मोलर 100 ml CH3CONA एंड 0.1 मोलर 20 ml H2SO4। क्या ही दिया गया है, ये क्या कह रहा है, पीएच निकालनी है सॉल्यूशन की, 0.1 मोलर 100 ml CH3CONA और एसिड दे दिया बेटा इसके साथ H2SO4, 0.1 मोलर 20 ml H2SO4। तो इसकी रिएक्शन चलाओ ना, करके देखो इसकी रिएक्शन क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर CH3COONA प्लस में H2SO4, सॉल्ट की रिएक्शन एसिड के साथ कराई तो ये क्या बनेगा, CH3COH बन जाएगा और प्लस में बेटा Na2SO4 बन जाएगा। बात आ गई समझ में। अब देखो यहाँ पर ये कितने एमएम, ये 0.1 मोलर 100 ml है, यानी कि 10 बोल दो इसको, 10 मिलीमोल्स है। कितने मिलीमोल्स हैं, 10 मिलीमोल्स। इधर H2SO4 बेटा 0.1 एंड 20 यानी कि 2 मिलीमोल्स है। कितने हैं बेटा, 2 मिलीमोल्स। अब एक बात बताइए, ये दो पूरा इसके साथ रिएक्ट करके 10 - 2 बराबर 8 मिलीमोल बच गए, ये 0, और इधर 2 रिएक्ट करके ये 2 बनेगा बेटा और ये 2 बनेगा। लेकिन क्योंकि ये तो Na2SO4 बेटा स्ट्रॉन्ग बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड से बना हुआ सॉल्ट है, तो इसका तो पीएच पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। पीएच कौन अफेक्ट करेगा, यहाँ CH3CONA जो कि 8 बचा हुआ है और इधर CH3COH जो कि 2 बचा हुआ है। तुम देख सकते हो ये वीक एसिड है एंड इसका कॉन्जुगेट आयन है, तो इट इज वेरी ऑब्वियस कि ये क्या है मैम, एसिडिक बफर। तो जो चीज स्टेटमेंट से नहीं समझ आती वो किससे समझ आती है, केमिकल रिएक्शन से समझ आती। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, कैलकुलेट करना है पीएच ऑफ 0.01 NH4Cl सॉल्यूशन के भी गिवन है। तो ये सिंपली आपको क्या गिवन है, सॉल्ट गिवन है। एक किसका सॉल्ट गिवन है बेटा, यहाँ पर NH4Cl वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट गिवन है और कुछ भी गिवन नहीं है। और जब हमारे पास वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट गिवन होता है तो पीएच कैसे कैलकुलेट करते हैं, पीएच इज इक्वल टू हाफ इंटू pKw माइनस pKb माइनस log C बेटा। बहुत सिंपल है, इसमें तो कोई दिक्कत थी नहीं। नेक्स्ट देखते हैं पीएच ऑफ द सॉल्यूशन इन विच 0.1 मोलर 100 ml NaOH को मिक्स किया मैंने CH3COH के साथ। अगेन तुम देख सकते हो जब तुम इन दोनों की रिएक्शन करवाओगे बेटा तो फाइनली आपको वीक एसिड और उसका सॉल्ट मिलेगा। ये खत्म हो चुका होगा यहाँ पर, ठीक है, खत्म हो जाएगा क्या, नहीं नहीं नहीं, सी 0.1 मोलर 100 ml 0.1 मोलर 100 ml, अरे ये तो CH3CONA केवल बचेगा। कराओ रिएक्शन, मैंने आपको बताया था अभी अभी CH3COH की रिएक्शन NaOH के साथ कराई बेटा। किसके साथ करवा दी मैंने, प्लस NaOH के साथ। क्या बनाता है ये, CH3COONA प्लस H2O। अरे मैम ये भी 0.1 मोलर है, 100 ml है, और ये भी 0.1 मोलर 100 ml है, यानी कि ये भी 10 मिलीमोल है, ये भी 10 मिलीमोल है। आपस में रिएक्ट करके इधर ये 0 बचेगा और इधर ये 10 बनेगा। क्या, सॉल्ट। किसका सॉल्ट, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट का फॉर्मूला लगा देंगे पीएच कैलकुलेशन के लिए। क्या कोई दिक्कत वाली बात हुई, नो मैम, क्लियर है बेटा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क है, बहुत सिंपल सा है, करके देख लीजिएगा बेटा। तो यहाँ पर हमने सारा का सारा जो हमारा
चैप्टर था आयनिक इक्विलिब्रियम। इसमें मैंने आपको बताया बेटा कि किस तरीके से आप क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर पाओगे कि वो क्वेश्चन किस चीज से, किस टॉपिक से, किस वैरायटी ऑफ टॉपिक से बिलोंग करता है। अगर आपको इस लेक्चर में कहीं पर भी दिक्कत आए तो आप इसके कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं बच्चे, नेक्स्ट सेशन में उन सभी का आपको आंसर मिल जाएगा। आई होप दिस लेक्चर इज क्लियर टू यू। नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको बोला था कि बस बैठ के समझना है कि किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और ये जो छोटी छोटी मैंने चीजें बताई, इनके शॉर्ट नोट्स बना के अलग से चिपका लीजिए और उनको अच्छे से रिवाइज कीजिए एंड देन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। बेस्ट ऑफ लक बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।